हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गद्यांश और पद्यांश हल करने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को गद्यांश और पद्यांश हल करने में दिक्कतें आती हैं, तो आज मैं आप सभी की दिक्कतों का निपटारा करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए गद्यांश कितने नंबर का आता है। तो हिंदी में गद्यांश 10 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का पद्यांश, टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमको तैयार करने हैं, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं वो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। जैसे राष्ट्र का स्वरूप, इसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, और अशोक के फूल, इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक, तो इन दोनों चैप्टर्स के अगर आपने गद्यांश तैयार कर लिए तो 10 नंबर आपके यहीं से पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ये दोनों चैप्टर आपको बेहद अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। ठीक, उसके बाद में आता है महत्वपूर्ण पद्यांश में। तो पद्यांशों में आपको पवन दूतिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। उसके बाद आता है कैकेयी का अनुताप, इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। फिर आता है गीत महादेवी वर्मा ने। ठीक है, तो पद्यांश में आपको ये 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं, गद्यांश में आपको ये 2 चैप्टर्स तैयार करने हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 5 चैप्टर से आपको तैयार करना है, और आप समझ लीजिए 20 नंबर इन्हीं में से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश हल करके देखते हैं, उसके बाद हम पद्यांश को भी बताएंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये गद्यांश दिया गया, जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। यहाँ से शुरुआत करके वे अनमोल हो जाते हैं, यहाँ तक आपका गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इसी में आपका रेखांकित अंश आ जाता है और इसी में सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये गद्यांश दिया गया है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलिए समझिए। देखिए, 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यानी इस गद्यांश में पूछा गया है, कैसे लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया है, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। ठीक है, तब आपको क्या करना है, ये गद्यांश पढ़ना है। जैसे लिखा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ठीक है, यानी लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, इस प्रकार से इसमें लिखा गया है। तो अब इसका आंसर हमको पता चल गया, यानी धरती को वसुंधरा, यानी पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें लिखना है, पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियों का भंडार है। यहीं पर लिखा था ना, यानी पृथ्वी की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, उसी को थोड़ा सा संजो करके इसमें लिखना है, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियों का भंडार है, जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद है। इन निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है, इसीलिए कहते हैं इसको वसुंधरा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार से हल किया गया समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, अगर इतना आप लिख दोगे तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो आपको आंसर नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिखा गया है, गद्यांश में ही जब आप पढ़ोगे तब आपको मिल जाएगा, यानी हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। इन सब की मतलब किसकी, जो ऊपर गद्यांश में बताया गया है। ठीक है, तो ऊपर क्या बताया गया है, अमूल्य निधियों के बारे में, है ना, यही तो बताया गया था यहाँ पे अमूल्य निधियां। तो
हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है, किसकी? अमूल्य निधियों की, है ना। इस प्रकार से आपने गद्यांश में देख लिया। फिर आपको आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चन था हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है, तो आपने लिख दिया हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए अमूल्य निधियों की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। उसके बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक क्या है ये आप लोग जान गए होंगे, ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप से, है ना। तो आपको दो मैंने पाठ बताए हैं यानी दो लेसन बताए हैं, तो उनके लेखक और लेसन का नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पाठ का शीर्षक क्या हो गया? राष्ट्र का स्वरूप, तथा लेखक का नाम क्या हो गया? वासुदेव शरण अग्रवाल है। इस प्रकार से अगर आप लोग लिख दोगे तो 2 नंबर यहाँ से भी पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं। अमूल्य निधियां जो हैं वो कहाँ भरी हैं। तो आपको जैसे क्वेश्चन नहीं पता है तो आप पहले इसको देखिए, अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करोगे तो यहाँ पे लिखा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। मतलब यहाँ से हमको पता चल गया है कि कहाँ भरी हैं, तो धरती माता की कोख में, कोख यानी गर्भ में, है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए तो इसके आंसर में हमको लिखना है यानी अमूल्य निधियां पृथ्वी के गर्भ में भरी हैं, अर्थात धरती के नीचे बहुत रत्न तथा धातुएं दबी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो गई अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं, तो गर्भ में भरी हैं, ठीक है। उसके बाद में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सब में पूछा जाएगा चाहे जो गद्यांश हो या पद्यांश हो, ठीक है। क्या क्वेश्चन आता है, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ पे दिया गया है, पहले हम गद्यांश को देखते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया है पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो ये हमको अंडरलाइन दिया गया है यानी रेखांकित किया गया है। तो इसका हमको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है यानी अपने शब्दों में लिखना है। तो कैसे अनुवाद किया जाता है वो भी समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन आपको मिल गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो कैसे करोगे, देखिए पहले आपने गद्यांश पढ़ा, फिर आपको लिखना है, उसका अर्थ निकाल लीजिए, थोड़ा बहुत कुछ अपने शब्द उसमें ऐड कर दीजिए और वही थोड़ा बहुत उसमें से थोड़ा बहुत अपने आप मिला के लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, जैसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जड़ पत्थर यानी अमूल्य निधियां अच्छे शिल्पकारों के द्वारा संवारे जाते हैं तो वे और भी सुंदरता के प्रतीक बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं अगर इस तरीके का आप लोग पालन करोगे तो आसानी से 10 में 10 नंबर पा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग गद्यांश हल करने का तरीका समझ चुके हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ध्यान देने योग्य बातें, यानी आपको पहले गद्यांश को पढ़ना है फिर इसमें लिखना है, तभी आप आंसर को निकाल पाओगे। और गद्यांश को पहचानना जरूर है, पहचानने के लिए आपको 1-2 बार चैप्टर को पढ़ लेना है। अगर आप पढ़े होंगे तो जैसे ही आप उसमें कुछ भी पढ़ोगे, जैसे इसमें लिखा है धरती माता की कोख में, जैसे ही ये पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो गद्यांश हल करना सीख चुके हैं आप लोग। अब बात करेंगे पद्यांश की। उसके बाद में हमको एक पद्यांश दिया गया है, तो पद्यांश हल करने का सही तरीका क्या होता है, चलिए इसको भी समझते हैं। जैसे आपको पद्यांश दिया गया है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यहाँ से लेकर के आपको दिया गया है यानी कि तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, यहाँ तक, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, तो आप समझ जाएंगे, पवन दूतिका से लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। और पवन दूतिका को किसने लिखा है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है, ठीक है।
तो चलिए समझते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर गद्यांश को यानी पद्यांश को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी 10 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आप इसको समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। तो कौन नहीं भेजा, तो श्री कृष्ण जी ने नहीं भेजा। तो ये राधा जो है श्री कृष्ण के वियोग में ही तो ये बोल रही हैं पवन से, है ना। तो आप लोग समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण जी ने संदेशा नहीं भेजा है। तो आंसर किससे लिखना है, देखिए जैसे क्वेश्चन दिया था, मधुबन जाकर किसने कोई संदेशा नहीं भेजा, तो आपको उत्तर में लिखना है, मधुबन जाकर कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। ठीक इस प्रकार से। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। ठीक, यानी कि नव जलद से कंज से नेत्र वाले ये किसके लिए कह रही हैं राधा जी, तो ये श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं। तो ये ऑटोमेटिक आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, तो वहीं पे इसमें लिख देना है, संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है, इस प्रकार से। ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। जैसे दिया जाता है, बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। तो बावली और अल्प शब्दों का अर्थ कहाँ पे है, यानी कि इसमें आपको इसका अर्थ समझना है। जैसे मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। बावली हो रही हूँ मतलब पागल हो रही हूँ, है ना। तो बावली का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, पागल हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से अल्प, उसके नीचे यहाँ पे लिखा है, ज्यों ही मेरा भवन तजतु अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प का मतलब थोड़ा बहुत कम, है ना, थोड़ा सा ही जैसे आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से आपको अर्थ निकालना है, तो इसके आप लोग अर्थ आसानी से जान जाओगे। जैसे इसमें लिखा है कि बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। तो बावली का अर्थ हो गया पागल, तथा अल्प का अर्थ हो गया थोड़ा या बहुत कम या बहुत छोटा सा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। उसके बाद में आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने उसमें भी बताया था, लेकिन उसमें तो चलो बन जाता है, थोड़ा बहुत अंतर यानी कि जो लिखा है उसी में थोड़ा बहुत बदलाव करके लिख सकते हो। लेकिन बात आती है पद्यांश में। पद्यांश में कैसे इसका अर्थ आपको निकालना है, तो आपको ये अर्थ समझना पड़ेगा कि इसमें आखिर भावार्थ क्या है। तो इसमें भाव क्या है कि ज्यों ही मेरा भवन तजतु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। ये राधा जी पवन से कहती हैं। क्या कहती हैं कि ज्यों ही, जैसे ही मेरा भवन छोड़कर तुम थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगी, तो तुम्हें मेरे घर से कुछ ही दूर पर अत्यंत मनोहारी यानी शोभाहारी, शोभा वाली, है ना, तो क्या हो जाएगा, मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली बहुत सारी कुंजें मिलेंगी। बस इतना आपको बताना है ना। तो देखिए इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, तो इसके रेखांकित अंश में हमको लिखना है कि राधा पवन से रास्ते में आने वाली विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कहते हुए आगे कहती हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेंगी। ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने इतना लिख दिया तो आप समझ लीजिए 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी मैंने बताया था कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। मैंने उसमें भी बताया था, शीर्षक आपको याद रखना है। तो शीर्षक यानी पाठ का नाम क्या है, तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक जो है वो पवन दूतिका है। ठीक है। और इसके कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है।
तो आपको एक बात याद रखनी है, हर जो मैंने 5 चैप्टर्स बताए हैं तो पांचों चैप्टर्स के नाम और उनके लेखक याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन सब में पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग चैप्टर्स को पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, ताकि आपको चैप्टर्स पहचानने में आसानी रहेगी। जब आपको लिखना होगा कि किस चैप्टर से है तो आप आसानी से याद कर लोगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन सी ट्रिक आपको फॉलो करनी है। जैसे आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करोगे, जैसे इसमें लिखा है मधुबन जाकर किसने कोई संदेशा नहीं भेजा, तो यहाँ पर आपको अर्थ पता होना चाहिए तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। किसने संदेशा नहीं भेजा, तो कृष्ण ने नहीं भेजा है, तो इसका जब आप अर्थ निकालोगे तो आराम से इसको लिख पाओगे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे गद्यांश में हम बात करें तो गद्यांश में कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसी, यानी ये गद्यांश दिया गया तो इसी में से देखकर आप उत्तर लिख सकते हो। जहां पे आपको क्वेश्चन से मैच करता हुआ दिखाई दे वहीं पर से आपको लिख देना है, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें अपनाओगे तो आप, मैं गारंटी लेता हूँ 10 में 10 नंबर लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कीजिए, और लगातार बोर्ड एग्जाम तक इसी तरह से तैयारी करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।